जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमने पहले जो है वो सारा डिस्कस कर लिया है कि मर्ज स्टैक क्या होता है, इसमें कौन कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ होती हैं, और उसमें फिर जो है वो हर एक को हमने एक ओवरव्यू उसका किया। उसके बाद अब हम ना देखने जा रहे हैं कि कौन सी जो है वो एक कंप्लीट मर्ज जो है एक रोड मैप देखने जा रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी में आपको क्या कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से सीखने चाहिए। अगर हम देखें तो इस तरह CSS की बात करें, HTML की बात करें, रिएक्ट की बात करें, अगर हम किसी की बात करते हैं तो उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, सीखना ज़रूरी होते हैं, जिन ताकि आप काम करने के यू आर एबल टू डू वर्क ऑन द रिएक्ट और अदर लैंग्वेज विच यू वांट टू लर्न। अब यहाँ पे इसमें हम बात करते हैं जी, मर्न की बात करते हैं, इसके रोड मैप की बात करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो बात करते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन कौन सी हैं जो लर्न करनी है जी HTML में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये इसमें। HTML में आप देखें तो इसमें कि आपको बेसिक्स आनी चाहिए। HTML में कुछ टैग्स होते हैं, वो टैग्स आपको डिस्कस करने चाहिए, आपको आने चाहिए। इसमें फॉर्म्स होते हैं, HTML में आपको फॉर्म्स होने चाहिए। फॉर्म्स की अब यहाँ पे जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं HTML के, वो आपको आने चाहिए। उसके बाद कुछ SEO की कुछ बेसिक्स होती हैं इसमें, वो भी आनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटीज आनी चाहिए। उसके अलावा इसकी जितना भी आपने किया इसकी आपको अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो CSS में क्या आपको लर्न करना चाहिए, CSS में क्या सीखना चाहिए आपके, जिसके बाद आप जो है वो एक रिएक्ट लाइब्रेरी पे काम करने के काबिल हो जाएं, या आप जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए एक जो है आप प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो जाएं। तो ये सारा किस तरह करेंगे, इसमें आपको CSS में कौन सा क्या कुछ सीखना चाहिए, तो हम जो अभी डिस्कस करेंगे। इसमें CSS में आपको जो बेसिक्स में फ्लैक्स सीखना चाहिए, इसकी बेसिक्स आनी चाहिए। आपको फ्लैक्स सीखना चाहिए, आपको सिलेक्टर का अंदाजा होना चाहिए, आपको ग्रिड का पता होना चाहिए, आपको पोजीशनिंग जो होती है उसमें उसका आपको अंदाजा होना चाहिए, सूडो क्लास एलिमेंट्स का अंदाजा होना चाहिए। उसके बाद बॉक्स मॉडल्स, और उसके बाद सूडो क्लासेस, और उसके बाद स्पेसिफिसिटी एनिमेशंस, मीडिया क्यूरीज यूज की जाती है। कि अगर हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करें तो फ्लैक्स जो होता है ये आपको कुछ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कुछ इनलाइन एलिमेंट होते हैं। जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको एक लाइन में जो इनलाइन बनाने के लिए हम फ्लैक्स बॉक्स को यूज करते हैं। साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सिलेक्टर्स मतलब हम CSS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है वो सिलेक्टर्स यूज करते हैं। और यहाँ पे इसके बाद ग्रिड्स को यूज करते हैं, पोजीशनिंग यूज करते हैं कि हम एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर को यूज करने के लिए हम पोजीशनिंग को यूज करते हैं। उसके अलावा हम ना हॉवर इफेक्ट कुछ ऐड करते होते हैं, उसमें सूडो एलिमेंट्स आ जाते हैं, सूडो क्लासेस आ जाती हैं। यहाँ पे ये हॉवर इफेक्ट कुछ ऐड करते होते हैं। उसके अलावा बॉक्स मॉडल होता है। बॉक्स मॉडल की बात करें तो एक बॉक्स मॉडल जो होता है, यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो इंस्पेक्ट करने से मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल आता है। यहाँ पे एलिमेंट्स में कंसोल में देखा जाए नीचे यहाँ पे एक जो है वो ये एक इसमें एक बॉक्स मॉडल आता है। यहाँ पे HTML का अगर पेज बनाई जाए, फाइल बनाई जाए, तो उसमें आपके पास यहाँ पे एक जो है ना वो एक बॉक्स मॉडल आता है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करने से यहाँ पे आपके पास एक विजिबल होता है जी, ठीक है। इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। तो इसके बाद हम जो बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास आपको इसमें एनिमेशन जो है वो होनी चाहिए। कि एनिमेशन मतलब ये होता है कि जब हम कुछ बटन पे क्लिक करें तो उसमें कुछ एनिमेट हो, उसमें एनिमेशन ऐड हो, ठीक है। मीडिया क्यूरीज जो हो इसका अंदाजा होना चाहिए आपको। मीडिया क्यूरी आनी चाहिए, क्योंकि मीडिया क्यूरी को यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को, वेबसाइट पे जो इमेज वगैरह आपने लगाई होती हैं उसको डिफरेंट डिवाइसेस के अगेंस्ट आप उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और इसके अलावा ट्रांजिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये CSS में आता है ट्रांजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। और ये जितना भी आपने ये सारा किया हो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। साथ में इसमें ये रिस्पॉन्सिवनेस मतलब जो है मीडिया क्यूरी वगैरह, आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में आपको क्या क्या कुछ जो है वो सीखना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में ये जो कंप्लीट एक PDF है, मैं ये PDF आप लोगों के साथ जो है वो
हम शेयर कर दूंगा और आप PNY ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट जो है कंपनीज, PNY ग्रुप ऑफ जो कंपनीज हैं इनके जो मैनेजमेंट है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज कर देंगे तो आपको ये PDF जो है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो इसमें बेसिक्स जावास्क्रिप्ट का पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो कब बनाई गई थी, उसके पीछे मतलब कितने दिनों में बनाई गई थी। और इसमें जावास्क्रिप्ट में मतलब एक बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है, एक एडवांस जावास्क्रिप्ट आती है, मीन एक कोर जावास्क्रिप्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो उसके बाद इसमें जो है कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, ऐसे कंसेप्ट की जिन कंसेप्ट को की हमें बाद में ज़रूरत होती है जब हम जो है वो रिएक्ट पे काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, तो इसमें हमें जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो अगर नहीं सीखेंगे तो हम रिएक्ट पे काम नहीं कर सकते। ये रिएक्ट के लिए ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कुछ कंसेप्ट हैं, तो ये कंसेप्ट आपको आना ज़रूरी है अगर आप इस सीरीज़ में या इस जर्नी में आप जो है वो ऐड होना चाहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, प्रोमिसेस का कंसेप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद अगर हम डॉम की बात करें तो डॉम का कंसेप्ट जो है नेक्स्ट स्टेप पे अगर वन बाय वन हम इनको एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, प्रोमिसेस की बात करें तो प्रोमिसेस जो होते हैं यहाँ पे एक्चुअली हम अपनी ना रोजमर्रा लाइफ में हम ये देख रहे होते हैं कि या तो प्रॉमिस की दो कंडीशंस होती हैं, या फुलफिल होता है या वो रिजेक्ट होता है या वो पेंडिंग पे चला जाता है। तो हम कोई भी जो फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस रिक्वेस्ट में हम एक फैच मेथड यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। अब जो फैच मेथड है उसमें जो वो एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है, एक उस प्रॉमिस को रिटर्न करता है। उसमें मतलब ये होता है कि या तो आपको डाटा मिलेगा जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, या तो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी या रिजेक्ट होगी, या किसी बिना पर वो नेटवर्क स्लो होने की बिना पर या कोई अदर रीजन की बिना होने पर वो पेंडिंग में चली जाती है। तो तब वो हम कुछ उसमें प्रोमिसेस के कुछ कंसेप्ट को यूज करते होते हैं जी उसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया जी प्रोमिसेस। उसके बाद डॉम की बात करते हैं। डॉम क्या होता है? डॉम एक्चुअली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब डॉम जो होता है एक्चुअली अगर इसकी बात करें ना तो डॉम इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML ऑन द ब्राउजर। जो मतलब HTML पे हम जितना भी कंटेंट लिखते हैं उसकी जो एक्चुअल शेप बनती है ना ब्राउजर पे, उसको डॉम कहते हैं जी। उसके बाद हम इसकी कुछ क्लासेस की बात करते होते हैं, उसके अलावा कुछ फैच API की बात करते हैं। ऐसा जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, प्रोमिसेस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम जो ऑनलाइन डाटा, अभी मैं कोई भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी डाटा है, इधर ऑनलाइन डाटा पड़ा है, यहाँ पे कोई भी मैं फेक जो है डमी जो है वो एक कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पे मैं एक जो है वो जो फेक स्टोर API के नाम से एक जो है डमी डाटा हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका कंसेप्ट जो है फैच का वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम, हाँ जी, तो ये हमारे पास ये जो फैच है यहाँ पे देखें यूज किया हुआ है फैच। फैच एक्चुअली क्या है? फैच एक जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। हम ये क्यों यूज करते हैं जी? ये जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। इस मेथड का काम एक्चुअल में ये है कि ये हमें डाटा जो है वो गेट करके देता है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद एक रिक्वेस्ट आती है, HTTP रिक्वेस्ट होती है। अब HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को यूज करते हुए हम कोई भी जो रिक्वेस्ट होती है वो हम सेंड करते हैं। अब ये एक वेबसाइट का नेम है, इस वेबसाइट पे जाना है। अब ये जो HTTP रिक्वेस्ट है इस वेबसाइट पे जाना है और उसमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका एंड पॉइंट है, API एंड पॉइंट है। तो आप यहाँ पे वन, इसके बाद यहाँ पे एक प्रोडक्ट उसमें से गेट करनी है, ये साथ में उसकी ID दी हुई है। तो यहाँ पे ये क्या होता है हमारे पास, ये हम इसमें डॉट देन फिर लगाते हैं। ये एक्चुअली प्रॉमिस है, फैच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो फिर देखो जब आप डाटा गेट कर लेते हो इस वेबसाइट से, जब आपको डाटा मिल जाता है तो उसके बाद आप जो है वो देन एक मेथड यूज करते हो। देन इट इज आल्सो मेथड ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये भी एक जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है। इसको यूज करते हुए आप रेस्ट जो है ये एक पैरामीटर है।
इस पैरामीटर में जो भी डिटेल आएगी वो रिस्पॉन्स में आएगी। इसको फिर हम क्या करते होते हैं, जेसन में कन्वर्ट करते होते हैं। जेसन एक्चुअली इज द फॉर्मेट टू स्टोर अ डाटा। अब उसके बाद जब ये आप इसमें कन्वर्ट कर देते हो जेसन में, तो फिर जेसन में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम कंसोल पे देख लेते होते हैं, डमी उसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे डाटा जो है, ये डाटा इसमें कुछ आ जाता है जी, ठीक है। इसमें ये पाथ वगैरह इसका जो दिया हुआ आ रहा है, ये पाथ है। इसी पाथ को हम फेच में यूज करते होते हैं जी। ओके जी, उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको कुछ समझ इसमें आपको समझ आ गई होगी प्रोमिसेस की एंड फेच की। उसके बाद एरे के मेथड होते हैं। अब एरे क्या होता है जी, अब एरे में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब डाटा अगर हम इसी की बात करें, यही जो मेरे पास एक एपीआई है, अगर मैं इसी एपीआई की बात करूं तो इस एपीआई में ये कंप्लीट एक अरे है। अब इसमें एरे और इसमें ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट। तो इसमें 20 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें 20 प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस एरे में, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम इसमें ये देखें तो इसमें जो है ना, ये 20 इसमें जो है ना ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं इसमें। तो ये एक एरे है। अब इस एरे में 20 आइटम्स आ रही हैं, ठीक है। अब इन 20 आइटम्स के अंदर ये देखें कि आपके पास ये डिटेल ये दी हुई है, इसमें ये डिटेल दी हुई है, हर एक में ये डिटेल एक दी हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास असिंक वेट आता है। असिंक वेट पता है क्या होता है? असिंक वेट को हम तब यूज करते होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे एक फाइल में ही ये जो उधर पाथ दिया हुआ है, इसी पाथ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सप्लोर कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि जो पाथ यहाँ पे दिया हुआ था, इसी पाथ को मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी करके हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे इसी नैवबार में नहीं ना, मैं होम पेज में यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। होम पेज से यहाँ पे टॉप में गए, यहाँ पे एक हम फैच मेथड के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। दिस इज अ फंक्शन, फैच डाटा के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन को हम यहाँ पे इस तरह करके यूज कर लेते हैं। इसके अंदर मैं फैच यूज करता हूँ, ठीक है। फैच इज अ मेथड ऑफ, यहाँ पे देखिए ना कर्सर जब इसके ऊपर ले जाते हैं तो ये बता भी देता है ये एक मेथड है, ठीक है। अब ये फैच मेथड है। फैच मेथड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे, यहाँ पे वो पाथ लिखेंगे। जब डाटा हम गेट कर लेते होते हैं तो डाटा गेट करने के बाद हम उसको यहाँ पे आरईएस में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली दिस इज अ पैरामीटर, नथिंग मोर। अब इसके बाद रेस्ट डॉट जेसन हम यहाँ पे टाइप करते होते हैं, ठीक है। जेसन में ही उसको कन्वर्ट करते हैं। जब जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर इसके बाद क्या करते होते हैं, फिर इसके बाद डॉट देन लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी मैं डिटेल ले लेता हूँ, रिजल्ट के नाम से ले लेता हूँ पैरामीटर में, और ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पे इसमें जो है मैं इसमें रिजल्ट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस एसिंक लगाएंगे। एसिंक के बाद यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, अवेट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिंक लगाएंगे। एसिंक के बाद यहाँ पे इसमें अवेट यूज कर देंगे। एसिंक वेट आ जाएगा हमारे पास। अब इसके असिंक वेट यहाँ पे देखें ना, अब इसको एसिंक्रोनस बनाने के लिए, मतलब अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें ना, तो हम जावास्क्रिप्ट की होता है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अब यहाँ पे इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक मैं पेंट यहाँ पे ओपन करता हूँ। एक्चुअली ये देखें कि मेरे पास मल्टीपल जो है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये एक रैम का पार्ट है, ये कॉल स्टैक है। अगर हम रैम की बात करते हैं ना, तो रैम जो होती है वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपके पास कॉल स्टैक आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ कॉल स्टैक। इसमें मेरे पास जितने भी फंक्शंस आएंगे वो सारे के सारे इसमें जो एग्जीक्यूट होने से पहले इसी कॉल स्टैक में ही आएंगे, ठीक है। अब वो यहाँ पे देखिए फंक्शन 1 है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन 2 है, फिर उसके बाद फंक्शन 3 है, इसी तरह फंक्शन 4 है, इसी तरह फंक्शन 5 है, इसी तरह 6 है। अब समटाइम इसमें ये होता है कि ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन समटाइम ये होता है कि किसी फंक्शन पे टाइम ज्यादा लगना है। अगर इस पे यहाँ पे टाइम जो है वो 20 यहाँ पे इस पे 1 मिनट का टाइम लगना है, और जबकि इस पे 2 सेकंड का टाइम लगना है, और इस पे भी 1 सेकंड का टाइम लगना है। तो फिर इस सूरत हाल में फिर हम यूज करते होते हैं एसिंक वेट करते होते हैं यूज के, जो जिस पे टाइम कम लग रहा है उसको पहले एग्जीक्यूट करो, और जिस पे टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पे एक और इसमें ब्लॉक आता है यहाँ पे जिसको वेब एपीआई बोलते हैं,
कि जिस पे टाइम ज्यादा लग रहा है ना उसको अवेट मोड में डाल दो, उसको वेटिंग में डाल दो। तो ये जो फंक्शन जिस पे टाइम ज्यादा लग रहा है इसको उठा के इधर रख देंगे और ये इधर प्रोसेस होता रहेगा। जब ये प्रोसेस इधर से होता रहेगा तो इसके बाद ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नीचे ये इधर ना एक क्यू में चला जाएगा, ये एक क्यू में चला जाएगा। जब ये क्यू में चला जाएगा तो फिर यहाँ पे एक इवेंट लूप चल रहा होता है, इधर से एग्जीक्यूट होगा, ये क्यू में चला जाएगा इसमें, और इधर से जब देखेंगे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो लूप आ रहा है ना, ये इवेंट लूप, ये जो लूप चल रहा है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को उठा के इसमें फिर फेंक देगा, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, फाइनल स्टेज इसकी ये होगी। तो एक्चुअली इस तरह सा इसे एक प्रोसेस होता है। सिंक वेट हम इसलिए भी यूज करते हैं कि आप यहाँ पे देखो कि जब डाटा को फेच कर रहे होते हो तो उसी दौरान ये होता है कि आपका ये है ना क्रैश भी ना हो, ठीक है ना, उसको सिंक वेट मोड में लगा देते हो कि ये जो है ना क्रैश भी ना हो। ओके जी, अब इसके बाद ये हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात कर रहे थे नीचे स्ट्रिंग मेथड्स की बात कर रहे थे। एक्चुअली जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं हम स्ट्रिंग पे इंप्लीमेंट करते होते हैं। स्ट्रिंग की एक्चुअली बात करें तो व्हाट इज स्ट्रिंग, अरेंजमेंट ऑफ लेटर दैट कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग। हम ना एक अरेंजमेंट लेटर की करते होते हैं, तो उसमें हम ना मेथड वो उसमें टाइप कर देते होते हैं, ठीक है। उसके बाद इवेंट लिसनर होते हैं, इवेंट लिसनर यूज किए जाते हैं। उसके बाद स्कोपिंग होते हैं, कुछ फंक्शन स्कोप होते हैं, कुछ ब्लॉक स्कोप होते हैं, और इसके अलावा इसमें ES6 फीचर्स होते हैं। अब ES6 क्या फीचर होता है यहाँ पे, ES6 जो होते हैं यहाँ पे, इन फीचर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे फीचर्स होते हैं कि जो एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के साथ आए हैं। अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में मतलब ये होता है कि ECMAScript 6 ये एक एक्चुअली स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने का, एक स्टैंडर्ड है ECMAScript, ठीक है ना। तो ECMAScript जो होता है ये एक वर्जन भी हम कह सकते हैं जी, ठीक है ना, जिसमें जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखा जाता है। तो ES6 जो है वो एक जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने का एक क्या है जी, एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद होस्टिंग की बात कर लेते हैं इसमें, और इसकी जितना भी आप डिस्कस करते हो इसके अलावा इसमें क्लियर्स आ जाते हैं। ये सारे जो कंसेप्ट हैं इनको डिस्कस करने के बाद इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन अच्छी सी प्रैक्टिस के बाद आप जो है नेक्स्ट जो है आप रिएक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट जो है वो आगे रोड मैप की बात करें तो इसमें सारी चीजें हम और भी देखते हैं जी। यहाँ पे ये है कि जब आप जो है ना इसमें, जब आप ना जावास्क्रिप्ट में जो है वो अच्छे से चीजें ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपको एक प्रोजेक्ट को सोचते हो कि आपने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको फिर जो है ना वो React.js पे काम करना चाहिए, ठीक है जी, React.js पे। अब जो React.js के जब साथ आप काम करते हो तो React.js पे काम करने के लिए सिंपल आपने जितना भी एक ये है कि React.js पे काम करने से पहले आपने जावास्क्रिप्ट में जितना कुछ भी पढ़ा है ना उसमें आप 100% आपकी उसमें अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप श्योर होने चाहिए। और उसमें मेन चीज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, यहाँ पे इसमें ES6 और बेसिक सिंटैक्स वगैरह आने चाहिए आपको फीचर्स। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं जी, अब यहाँ पे मजीद देखें जी, एरो फंक्शन का आपको पता होना चाहिए, टेम्पलेट लिटरल का आपको पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको आने चाहिए रिएक्ट पे काम करने के लिए, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के ये कंसेप्ट हैं, जिसमें एरो फंक्शन को हम 3 तरह से लिखते हैं। उसकी ES6 में जो हम फंक्शन लिखते हैं उसको फैट एरो फंक्शन बोलते हैं, तो ये एरो फंक्शन आता है इसमें। और उसके बाद टेम्पलेट लिटरल्स आ जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे एरे मेथड्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज शॉर्ट हैंड आ जाती हैं, डिस्ट्रक्चरिंग आ जाता है जी। उसमें डिस्ट्रक्चर एक्चुअली रिसीन ये होता है कि अगर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रक्चरिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं तो आप मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने लिखा लेट पर्सन, ठीक है, और पर्सन में मैंने यहाँ पे लिख दिया जी नेम, और नेम में मैंने लिख दिया जी कुछ भी लिख दिया। ये एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली मैं बनाने जा रहा हूँ, मैंने इसमें ABC लिख दिया। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी होता है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी होता है। नेम के बाद मैंने ईमेल लिख दिया कुछ, ठीक है, और ईमेल में मैंने ABC ये जो कुछ भी लिख दिया मैंने ये, और @gmail.com ये कर दिया मैंने। और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लाहौर लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी, यहाँ पे एड्रेस के बाद यहाँ पे ये सारा मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको अगर डिस्ट्रक्चरिंग की जहाँ तक बात करें ना,
तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह की लिखूंगा लेट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये, ठीक है, नेम, और नेम के बाद ईमेल, ठीक है, ईमेल के बाद एड्रेस, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे हम जो है इस पर्सन को यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। ये डिस्ट्रक्चरिंग होता है जी, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, तो अब हम जो है नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, डिस्ट्रक्चरिंग भी कर लिया। इसके बाद रेस्ट ऑपरेटर्स होता है। रेस्ट ऑपरेटर्स एक्चुअली अरे के साथ, हम अरे के साथ यूज करते होते हैं, और कुछ स्प्रेड ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी कुछ रेस्ट और स्प्रेड एक दूसरे की एक्चुअली एक में हम रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऐड करते होते हैं स्प्रेड में। रेस्ट में हम क्या करते होते हैं, हम एरे की कॉपी बनाते होते हैं, कॉपी बनाने के बाद हम उसको डिस्ट्रक्चर करते होते हैं। एग्जिस्टिंग एरे की कॉपी बनाने के लिए एक्चुअली हम कंसेप्ट यूज करते होते हैं रेस्ट ऑपरेटर का। इसके अलावा भी इसके यूज केस होते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे हम प्रोमिसेस की बात कर रहे थे, असिंग वेट की बात कर ली, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल की बात कर ली। एक्चुअली ये जब रिएक्ट पे हम पहले बात कर रहे थे तो उसमें ना मैं कुछ बातें बता रहा था कि आप लोगों को एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कुछ अंदाजा होना चाहिए कि एक मॉड्यूल एक टॉपिक होता है जी रिएक्ट जेएस में। ओके, नॉट अ रिएक्ट जेएस, सॉरी, एक जावास्क्रिप्ट का ये कंसेप्ट होता है उसमें, तो इसको हम यूज करते हैं रिएक्ट जेएस में। ओके जी, कि इसमें हम एक कंपोनेंट एक जगह बनाते हैं और उसको बार बार मुख्तलिफ जगहों पे हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें रिएक्ट जेएस में आपको कौन कौन से कंसेप्ट आने चाहिए, रिएक्ट जेएस में आपको किन किन चीज़ों का आपको अंदाजा होना चाहिए, रिएक्ट जेएस में कौन कौन से आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनको करने के बाद आपको मतलब करने के बाद आप जो है रिएक्ट डेवलपर जो है कि एक जो है वो जर्नी में ऐड होते हैं जी। उसमें हम देखें तो फाइल एंड फोल्डर्स की बात करते हैं जी। सबसे पहले आपको फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया है फाइल एंड फोल्डर को, कौन कौन सी उसमें कौन कौन सी फाइलें हैं जिनको हम यूज करते हुए क्या क्या काम करेंगे। उसके अलावा कंपोनेंट बेस होता है रिएक्ट। उसके बाद रिएक्ट में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो JSX है, JSX जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल मतलब ये है कि हम इसमें HTML और जावास्क्रिप्ट के कोड को कंबाइन करके यहाँ पे काम करते हैं उसमें। उसके अलावा इसमें प्रॉप्स आते हैं कि आप अगर एक कंपोनेंट का डाटा किसी दूसरे कंपोनेंट को पास करते हैं तो उसमें आप यूज करते हैं कंसेप्ट प्रॉप्स का यूज करते हैं। और उसके अलावा आप स्टेट यूज करते हैं, स्टेट मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट की बात यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है, तो मैंने लिखा लेट ए, लिखा ए मैंने इक्वल टू 30 लिख दिया, बाद में मैं लिख देता हूँ इसी में ही लेट ए, और ए की वैल्यू बाद में मैं क्या कर देता हूँ, बाद में मैं इसी ए की वैल्यू जो है वो चेंज कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। तो पहले ए की स्टेट 30 थी फिर 40 होगी। एक्चुअली इसको मेंटेन इस तरह करके ना हमने जो भी स्टेट मेंटेन करनी होती है उसके लिए हम रिएक्ट यूज करते होते हैं जी, स्टेट यूज करते होते हैं रिएक्ट में। इवेंट्स होते हैं कुछ इसके अलावा। इवेंट्स मतलब ये होता है हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, वो सारे जो है वो इवेंट्स को हम फायर कर रहे होते हैं। कुछ स्टाइलिंग होती है, CSS की स्टाइलिंग होती है, कुछ कंडीशनल रेंडरिंग होती है। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर लिया हमने। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ और भी इसमें इम्पोर्टेंट्स जो है वो कंसेप्ट हुक्स होते हैं, कुछ एडिशनल हुक्स होते हैं, एसेंशियल हुक्स होते हैं जो ES6 में जो है वो यूज करते हैं हम। इसमें यूज स्टेट हुक होता है, यूज इफेक्ट हुक होता है, यूज रेफ है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, यूज रिड्यूसर है, यूज मेमो एंड यूज कॉल। आई थिंक ये अबाउट 7 होते हैं जी, ठीक है, 7 अबाउट हुक्स होते हैं। ये जो हुक्स आपको रिएक्ट में आने चाहिए। और उसके बाद अगर हम मजीद इसमें देखें एसेंशियल की थिंग्स की आपको इंजन का अंदाजा बहुत अच्छे से होना चाहिए रिएक्ट में काम करने के लिए। इसमें फैच डाटा फ्रॉम API से होता है, डाटा फैच करने का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके अलावा राउटिंग है। राउटिंग मीन ये होता है कि जब हम एक पेज से किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये देखें कि मैं अभी यहाँ पे कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं होम पे हूँ, होम के बाद मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट का पेज ओपन हो जाता है। ये एक्चुअली ये इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, ये जो है वो राउटिंग की जो है ये इसके पीछे जो है ना वो लॉजिक है, ये राउटिंग की बिना पे हम ये सारा कर रहे हैं काम। और इसके अलावा जो है कॉन्टेक्स्ट API होता है कंसेप्ट, जब आपने मोर देन 1 कंपोनेंट्स को एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट को भेजना होता है तो आप कुछ ग्लोबल स्टेट्स बना लेते हो जिनको आप डाटा को और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को भेजते हो जी। ओके, और इसके अलावा हैंडल सबमिट फॉर्म होते हैं, इसमें फॉर्म हैंडलिंग आ जाता है जी, ठीक है।
फॉर्म हैंडलिंग में जो हम बात करें, हम PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज में हम जो करवाते हैं, हम जो है इसमें फॉर्म हैंडलिंग नॉर्मल हम 2-3 तरह से करवाते हैं, लेकिन हम इसके साथ एक लाइब्रेरी भी करवाते हैं जिसमें आ जाता है फॉर्मिक एंड याप लाइब्रेरी की बात करते हैं जी। ठीक है, हम फॉर्मिक एंड याप लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। इसमें ये है फॉर्म हैंडलिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये लाइब्रेरी होती है, इसको हम यूज़ करते होते हैं जी। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें कंप्लीट इसकी डिटेल दी हुई है कि किस तरह हम फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट यूज केसेस ऑफ लेस कॉमन हुक्स की बात करते हैं कुछ, उसके अलावा हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसमें। और रिएक्ट डेव टूल्स की बात करते हैं। रिएक्ट डेव टूल जो होते हैं वो एक एक्सटेंशन है, उसको हम तब यूज करते होते हैं जब हम जो है वो रिडक्स, यहाँ पे एक मैं ओपन करता हूँ कुछ वेबसाइट, कुछ भी ओपन कर लेता हूँ, मैं दराज की ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको रिडक्स डेव टूल्स का कुछ बता दूँ। रिएक्ट डेव टूल को हम क्यों यूज करते होते हैं। एक्चुअली रिएक्ट डेव टूल जो है, हम जब भी डाटा जो होता है वो हम यहाँ पे किसी भी मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ ना, किसी भी मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स में स्टोर हो जाती है, यहाँ पे इस कार्ड्स में स्टोर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह जब हम जो है वो प्रोसेस करते होते हैं तो उसके लिए फिर हम ना एक ये यहाँ पे जो भी डाटा जाता है उस डाटा को देखने के लिए हम यहाँ पे ना एक डेव टूल को यूज करते होते हैं। तो वो डेव टूल जो है वो आपने कुछ एक्सटेंशन ही है ये क्रोम की, ठीक है, रिएक्ट, ये इसकी बात कर रहे हैं कि इसको आपको इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये एक्सटेंशन है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो आपने भी इसी तरह इसको ऐड कर लेना है। जब आप ये एक्चुअली यूज इसको तब करते हैं जब हम रिडक्स जो है ना वो जो है टूल किट की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन में आएगा ये, और एक्सटेंशन से हम इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं इसको जो है वो इधर यूज़ कर लेता हूँ, एक्सटेंशन में गया और यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे रिएक्ट डेवलपर टूल है एक्चुअली यहाँ पे, और मैनेज में कर लो इसको। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो एक्चुअली में वो है मिस्टेक होगी कि उसमें हमने यही लिखना है रिएक्ट डेव टूल लिखना है, नॉट अ डेवलपर टूल। ये डेवलपर ऊपर आ जाता है, रिएक्ट डेव टूल नीचे आ गया ये वाला। ठीक है, ये रिएक्ट डेव टूल आ जाते हैं। हमने ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है, रिएक्ट डेव टूल ये एक्सटेंशन है, ये भी आपको आनी चाहिए, इसका अंदाजा होना चाहिए आपको। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं इसकी तरफ। तो नेक्स्ट हम इसमें कुछ जो है ना वो कुछ यूआई यूज करते हैं जो रिएक्ट के साथ यूज होती हैं। अब रिएक्ट के साथ जो यूज होती हैं लाइब्रेरीज यूआई, रिएक्ट यूआई जो होती है, जो आप जिनको यूज करते हुए आप अपनी जो है ना वेबसाइट को मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो वो यूआई कौन कौन सी होती हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है मटेरियल यूआई। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जी आर्ट डिज़ाइन आ जाता है। आर्ट डिज़ाइन भी एक यूआई है। ठीक है, अगर हम देखें तो मटेरियल यूआई जो है वो कुछ इस तरह से है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं जी मटेरियल यूआई, ये मटेरियल यूआई आ गया। इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है इसको इंस्टॉल करने का। गेट स्टार्टेड पे जाते हैं, गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिखा हुआ आएगा। इस इंस्टॉलेशन में आपके पास दो कमांड आपने इंस्टॉल करनी होती है। एक कमांड तो ये वाली होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये npm के साथ आप यूज करें। पैकेज आपके पास दो होते हैं, yarn के साथ हो सकता है, pnpm के साथ हो सकता है, लेकिन हम जो कोशिश करेंगे कि सबसे बेस्ट जो है वो ज़्यादा यूजेबल जो होता है मार्केट में वो npm है। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर है। तो इसमें सबसे पहले ये एक्सटेंशन आपने कॉपी करनी है, ये इंस्टॉल करनी है। इसके बाद नीचे लास्ट में आप आएंगे ना तो आइकन्स के नाम से इधर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो रिएक्ट आइकन्स ये वाला आ जाता है, ये आइकन्स, ये इसको आपने यूज करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करते हुए आप इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाएं, आल कंपोनेंट्स, तो इसमें आपके पास ये तकरीबन आल कंपोनेंट्स इसमें लेआउट्स बने हुए आ जाते हैं जो आप जो है ना जिनको यूज करते हुए बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज करते हुए आप जो है वो अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं जी। ठीक है, इसी तरह आ जाता है नेक्स्ट चक्रा यूआई है। ठीक है, आप इसके बाद नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं यूआई की, वो चक्रा यूआई आ जाता है जी। ठीक है, तो अब इसमें गेट स्टार्टेड पे जाएंगे और इसमें भी यहाँ पे इसका कुछ इंस्टॉल करने का प्रोसेस ये आ गया जी। ठीक है, npm के साथ
और नीचे जब आपने ये बस यही इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स ये बने बनाए आपको जो है कंपोनेंट्स सारे के सारे मिल जाते हैं। आपने जो भी इसके यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाएं एंड यू कैन सी ईच, यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स ये जो बने बनाए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये भी एक यूआई है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें आर्ट डिजाइन आ जाता है। आर्ट डिजाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत आप जो है ना चार्ट वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं आर्ट डिजाइन में। इसको भी इसमें एक्चुअली ये होता है कि इसका कोई भी कंपोनेंट आप यूज करेंगे तो साथ में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन उसकी मस्ट है, इंस्टॉलेशन उसकी जरूरी है। तो यहाँ पे इसके सारे ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये सारे इसमें आ गए ये, ठीक है। टाइपोग्राफ, इसमें ये ग्राफ्स भी कुछ आ जाते हैं इसमें, ओके। अच्छा, इसमें कुछ वो वर्डिंग का बता रहे हैं, इसमें कुछ बाकी कंपोनेंट्स इसमें सारे आ गए। तो अब यहाँ पे इसी के साथ आप ना एक जो है वो चार्ट के लिए भी आर्ट डिजाइन के साथ एक कुछ चार्ट का भी कंसेप्ट आता है, तो वो भी आप इसमें मतलब यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बाकी कंपोनेंट्स आ गए ये वाले। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप आ जाता है जी। अब रिवास आ जाता है, नेक्स्ट ब्लूप्रिंट आ जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें सिमेंटिक जो यूआई रिएक्ट जो है ये आ जाता है। ये तकरीबन मैंने चांद एक कुछ आप लोगों के साथ ये यूआई डिस्कस की हैं। इन यूआई को डिस्कस करते हुए, यूआई फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हुए आप अपनी वेबसाइट को जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अट्रैक्टिव बना सकते हैं जी, ओके जी। इसके बाद हम बात करते हैं जी मोस्ट पॉपुलर रिएक्ट जेएस पैकेजेस की बात करते हैं, जिन पैकेजेस को आप यूज कर सकते हैं जी। रिएक्ट राउटर को यूज करते हैं। एक्चुअली रिएक्ट राउटर जो है ये राउटिंग के लिए यूज किया जाता है। आपने जब राउटिंग करनी होती है तो आप उसके लिए इसको यूज करते हैं जी, रिएक्ट राउटर डॉम। आप जब इधर राउटर डॉम लिखेंगे तो आपके पास ये इधर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम जो रिएक्ट में राउटिंग का प्रोसेस होता है कि मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जो रिडायरेक्ट होने का जो प्रोसेस होता है, हम वो राउटिंग को यूज करते हुए वो सारे इंजाम देते हैं जी, ठीक है। तो ये इसका एक प्रोसेस सारा इसमें, अगर आप ब्राउजर राउटर पे जाएं, यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाएं, नॉट अ कंपोनेंट्स इसमें जाएं, ब्राउजर राउटर पे जाएं, तो इसमें ये उन्होंने प्रोसेस सारा ये बताया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ओके जी। ये आ गया, ये इसका प्रोसेस ये मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे एक्सियोस होता है। एक्सियोस हम एक्चुअली फैच करते हैं डाटा, तो उस वक्त हम ये पैकेज यूज कर लेते हैं। या तो फैच यूज करते हैं डाटा को किसी वेबसाइट से गेट करने के लिए, या हम एक्सियोस को यूज करते हैं। उसके बाद अलावा स्टाइल्ड कंपोनेंट यूज कर लेते हैं, रिएक्ट हुक फॉर्म यूज कर लेते हैं, रिएक्ट क्यूरी यूज कर लेते हैं, स्टोरी बुक यूज कर लेते हैं, और फ्रेमवर्क मोशन यूज कर लेते हैं एज अ एनिमेशन, ठीक है, ओके जी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो बात करें तो मैनेज स्टेट विद स्टेट मैनेजमेंट टूल्स। हम जो है ना वो सॉरी मैं पहले एक रिएक्ट एक्चुअली हम बात कर रहे थे, रिएक्ट डेव टूल्स की बात कर रहे थे। रिएक्ट डेव टूल एक सेपरेट है, रिडक्स डेव टूल एक सेपरेट है एक्चुअली। सॉरी, रिडक्स के साथ एक डेव टूल यूज होता है। वो प्रीवियस में हमने एक जो बात कर रहे थे ना रिएक्ट, जैसा कि इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, ये एक सेपरेट है। ये रिएक्ट, ये डेव टूल्स ये सेपरेट है, और डेवलपर टूल्स है वो। तो ये जो है ना वो जो मैं उधर ऊपर बात कर रहा था, एक एक्सटेंशन की बात कर रहा था साथ में, वो रिएक्ट की हम बात कर रहे थे, उसमें रिडक्स डेव टूल आता है उसमें। और ये रिडक्स टूल किट की बात करते हैं जी हम यहाँ पे अभी जो डिफरेंट भी एक तो रिडक्स भी करवाते हैं, रिडक्स के साथ रिडक्स टूल किट भी करवाते हैं, और साथ में हम जो है इसमें जो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को भी यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी मार्केट में चल रहा है वो रिडक्स जो है टूल किट को यूज करते हैं, ठीक है। रिडक्स टूल किट जो है इसको हम रिएक्ट में यूज करते होते हैं, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे, इसमें मजीद इसमें सारी इसकी डिटेल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन इसमें मेंशन है, इंस्टॉल करने का प्रोसेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसमें जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ ये सारी चीज़ें मेंशन नीचे की हुई हैं, इनको भी यूज़ करते होते हैं जी, ठीक है। और उसके अलावा इसकी रोड मैप में कुछ लाइब्रेरीज जो है वो आती हैं, जिनको है वो यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं जी यहाँ पे आप अपनी जो ऐप है उसको टेस्ट करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज और कुछ फ्रेमवर्क हैं, यहाँ पे उनके नाम ये मेंशन है। आप इनको यूज करते हुए आप जो है टेस्ट कर सकते हैं अपनी ऐप को और लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को, ठीक है।
अब यहाँ पे इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो है कि आप अगर बैकएंड पे पर अब हम ना बैकएंड की तरफ बात करने लगे हैं। हम पहले अभी तक जितना भी था हमने रिएक्ट पे बात की, अब हम बैकएंड की बात करने लगे हैं। बैकएंड पे जाने से पहले आपको इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि HTTP एंड HTTPS क्या होता है, रेस्टफुल API क्या होता है, CRUD क्या होता है। CRUD एक्चुअली इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। और उसके बाद कोर्स क्या होता है, क्रॉस रीजन रिसोर्स जो होता है, इसमें ये होता है जब आप डिफरेंट पोर्ट्स यूज कर रहे होते हैं, डाटा एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे आप सेंड कर रहे होते हैं, तब एक पैकेज होता है कोर्स का आपको इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद जेसन का आपको पता होना चाहिए, पैकेज मैनेजर का पता होना चाहिए, MVC आर्किटेक्चर होता है, इसको यूज करते हुए आप बैकएंड पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हो, मॉडल व्यू कंट्रोलर। और उसके अलावा ग्राफ SQL का, ग्राफ QL का आपको अंदाजा होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर देखें तो सर्वर पे हम काम करते हैं, तो सर्वर पे काम करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का अंदाजा जो है वो, जिसमें सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो चलेंगी साथ साथ। और इसमें आपको इनिशियलाइजिंग सबसे पहले आप क्या करते हो, आप जो है ना इनिशियलाइज करते हो नोड में पैकेज मैनेजर को। आप ना बैकएंड में सबसे पहला काम ये करते हो, इनिशियलाइज करते हो नोड पैकेज मैनेजर को। इनिशियलाइज करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है उसमें आपने एक बेसिक सेटअप जो है वो क्रिएट करना होता है सर्वर का, कि जिसमें आपने जो है उस सर्वर को कौन सी पोर्ट पे आप चलाना चाह रहे हो। उसके अलावा उसमें मॉड्यूल सेट करने होते हैं कि आप उसमें कौन सा, आप उसमें क्या ES6 अगर यूज कर रहे हो तो उसमें आपको मॉड्यूल का एक कंसेप्ट यूज करना पड़ता है उसमें। उसके अलावा जो है वो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, ये आपको सारी इसमें बैकएंड पे काम करने के लिए ज़रूरी दरकार होती हैं। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जो है बात करें तो ये एक्चुअली एक जो पाथ है जो हम जो है ना ये सर्वर पे इस तरह के API के पाथ वगैरह बनाते होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर कंप्लीट इसके देखा जाए तो ये एक जो है वो सर्वर का एक जो है ये सिंटैक्स है, कोड है, ये ES5 में लिखा गया है नॉर्मली, लेकिन हम लोग ज़्यादातर अब जो है वो यूज़ करते हैं ES6 को यूज़ करते हैं। इसमें हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल सा है जी, एक्सप्रेस को हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम ये सारा जो उसको एक वेरिएबल में रैप कर देते हैं जी, एक्चुअली इट इज़ अ मेथड फंक्शन। अब यहाँ पे उसके बाद एक ऐप को क्रिएट करते हैं जी, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये जो है ये ऐप कौन सी पोर्ट पे चल रही है, ठीक है जी, ओके, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं जी, इसमें हम क्या क्या बैकएंड में डिस्कस करते हैं, मिडलवेयर को डिस्कस करते हैं, CRUD ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा एरर हैंडलिंग को डिस्कस करते हैं, MVC पैटर्न को और ऑथेंटिकेशन को देखते हैं, API वर्जनिंग को देखते हैं, रेट लिमिटिंग को देखते हैं। उसके अलावा क्रिएट कस्टम मिडलवेयर जो होते हैं, जेसन को डाटा को देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें हम ये बैकएंड में जो है इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं जी। उसके अलावा मर्न की रोड मैप में आगे जो नेक्स्ट जो चीज़ें इसमें कुछ आती हैं इंपॉर्टेंट्स, डेटाबेस में जब हम डेटाबेस की तरफ जाते हैं तो हम डेटाबेस में देखते हैं, जैसे कि आई ऑलरेडी डिस्कस, जब हम एक ओवरव्यू कर रहे थे तब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि SQL और नो SQL में क्या फ़र्क होता है। लेकिन हम जो डेटाबेस में हम डिस्कस करेंगे, हम SQL नो SQL को डिस्कस करेंगे। हम MongoDB डाटाबेस स्ट्रक्चर को देखेंगे, हम स्कीमा को यूज करते हुए एक अटलस मतलब डाटाबेस, मतलब हम या तो एक लोकल डाटा DB को यूज करेंगे या हम एक क्लाउड DB अटलस क्लाउड डाटाबेस पे उसको यूज करेंगे। उसी में हम फिर CRUD की फंक्शनैलिटी सारे अंजाम देंगे। उसके अलावा इंडेक्सिंग आती है, एग्रीगेशन आती है, अडहॉक क्यूरी आती है, इसमें क्रिएटिंग मॉडल एंड स्कीमा आता है जी। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये हम उसमें करते होते हैं, बैकएंड में डाटाबेस के लिए करते होते हैं। और इसके अलावा मोंगूज को यूज करते होते हैं जी। मोंगूज एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं उसको फाइंड करूँ तो मोंगूज को एक्चुअली ODM भी कहते हैं जी, ठीक है। मोंगूज ये है, मोंगूज एक तरह का ODM भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे अगर वापस जाए, इधर इसकी डेफिनेशन लिखी होती है, मोंगूज इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी होती है that create a connection between MongoDB and the Node.js JavaScript runtime environment। मतलब ये MongoDB और सर्वर के दरमियान एक कनेक्शन को क्रिएट करने का ये हेल्प करता है कनेक्शन बनाने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें डेफिनेशन स्कीमा आपको होनी चाहिए। मोंगोज को डाटा वैलिडेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जब हम स्कीमा बना रहे होते हैं तो उसमें उसकी वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं।
तो अब नेक्स्ट अगर जाएं तो इसमें कंट्रोल वर्जन सिस्टम आपको अंदाज़ा होना चाहिए, जिनका गिटहब को पता होना चाहिए, गिटहब का होना चाहिए, गिट का पता होना चाहिए, और टर्मिनल क्लाइंट उनका पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा CLI और साथ में पोस्टमैन पेमेंट गेटवे को हम लास्ट में करते हैं। उसके अलावा टेस्टिंग, ये सारा काम करते हैं, टेस्टिंग का फेज आता है। और लास्ट में आ जाता है जी डिप्लॉय का। सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद डिप्लॉय करने के लिए आप नेटलीफाई पे भी कर सकते हो, वर्सल पे भी कर सकते हो, फायरबेस पे भी कर सकते हो, गिटहब में भी एक आप जो है वो कोड को जो है ऑनलाइन के लिए आप एक पेजेस का इसमें कंसेप्ट होता है वो आप यूज करते हो, रेंडर का यूज कर सकते हो आप। और इसके अलावा हम बैकएंड को भी आप ना वर्सल और हिरोको पे भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आप पॉपुलर कुछ क्लाउड सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 1 ईयर फ्री ट्रायल भी होता है, बट इसके लिए कुछ आपको कार्ड की इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसमें से कुछ आपसे वो पे चार्ज नहीं की जाती। यहाँ पे ये आपके पास क्लाउड सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। तो इनको हम यूज करते हैं। लास्ट में जो है क्रड की बात आ जाती है। क्रड में क्या क्या होता है, क्रड एक्चुअली मैंने थोड़ा सा पहले भी इसको आपको बता दिया। क्रड में हम 4 ऑपरेशन करते होते हैं, क्रिएट करते हैं, हम अपडेट करते हैं, और उसके बाद पोस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको डिलीट करते होते हैं जी, ठीक है। ये 4 इसमें ऑपरेशंस आते हैं, ये सारे करते होते हैं ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस, ओके। साथ में ये इन ऑपरेशंस के लिए रिक्वेस्ट के कुछ नियम है। पहला जो क्रिएट करते हैं हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, रीड करते हैं गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, अपडेट करते हैं पुट एंड पैच यूज करते हैं, और डिलीट के लिए डिलीट रिक्वेस्ट होती है। ये क्रिएट का यहाँ पे कुछ ये क्रड का कोड कुछ मेंशन किया हुआ है जी, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें ये बैकएंड पे करते होते हैं। इसमें लास्ट में बात आती है कि हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जब हम एक बर्न स्टैक का कंप्लीट जो है ये एक सफर तय कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, जिनकी बिना पे हम जो है किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में हम जॉब कर सकें, जिसकी बिना पे हमें कहीं भी इंटर्नशिप हम कर सकें, या उसके अलावा हम अपनी किसी जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रोजेक्ट बना सकें। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मैंने प्रोजेक्ट के नेम भी मेंशन किए हैं, जिसमें सोशल मीडिया ऐप आ सकता है, चैट ऐप आ सकता है, इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ सकता है, होटल बुकिंग ऐप आ सकता है, ट्रैवल लॉग ऐप आ सकता है। उसके अलावा टास्क मैनेजमेंट टूल आ सकता है, डिस्कॉर्ड क्लोन आ सकता है यहाँ पे। उसके अलावा बुक स्टोर लाइब्रेरीज आ सकता है जी, ठीक है। और लास्ट में हाउ इट वर्क्स, लास्ट में हम थोड़ा सा इन सब का एक जो है वो देख लेते हैं कि ये पूरा इसका एक कंक्लूजन क्या होता है जी। लास्ट में इतना हमने सारा डिस्कस करने के बाद फाइनल ये है कि इसमें हम ये सारा वर्किंग किस तरह से होती है। एक्चुअली हम रिएक्ट में सारा काम जो करते हैं, फिर रिएक्ट को हम कनेक्ट करते हैं बैकएंड के साथ। ये कंप्लीट एक फुल स्टैक की जो एप्लीकेशन होती है उसका एक कंप्लीट क्या प्रोसेस होता है जी, उसमें ये चल रहा होता है कि हम रिएक्ट में जो भी कुछ टाइप करते हैं, फिर हम उसको एक एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर उसको हम सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं जी, बैकएंड के साथ। फिर बैकएंड को यहाँ पे नोड के साथ कनेक्ट करते हैं, नोड के साथ यहाँ पे फिर यूज करते हुए फिर हम एक एक्सप्रेस बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं जी, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है डाटाबेस की तरफ चले जाते हैं जी, ओके जी। और इसके अलावा ये कुछ इम्पोर्टेंट्स लास्ट में जो है वो नोट्स, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट MERN स्टैक, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ओके जी।